Good morning. Welcome to everyone. मैं देवाशीष पानी, ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI कोलकाता। हम लोग का देश इंडिया में अभी जनरल एजुकेशन का जो पैटर्न चल रहा है वो 10+2+3 हम लोग जानते हैं इसका। तो 10th क्लास के बाद 2 साल इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन। साल से दिखाई पड़ रहा है जो पढ़ने वाला लड़का लड़की हो खत्म करने और +2 खत्म करने का बाद +3 करने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो लोग क्या पढ़ा लिखा छोड़ दे रहे हैं? नहीं, वो लोग का इंटरेस्ट है कि प्रोफेशनल कुछ कोर्स करने का। प्रोफेशनल कोर्स डिफरेंट लाइन का हो सकता है, जैसा मेडिकल ओरिएंटेड कोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल कोर्स, वोकेशनल कोर्स। ये 6 महीने से शुरू करके 2, 3, 4, 5 साल तक का कोर्स रहता है डिफरेंट सेक्टर में। तो क्यों प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए लड़का लड़कियों इतना इंटरेस्टेड है? मैं इसका पीछे कारण होता है कि हम लोग का देश में पॉपुलेशन जितने बढ़ रहा है उसके अनुसार अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतने नहीं बढ़ रहा है। तो लड़का लड़कियों 10+2+3 खत्म करने का बाद फिर कोई 2 साल का मास्टर डिग्री करने का बाद भी देख रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में जाकर एस्टेब्लिश होना मुश्किल है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं आइदर 10th और +2 के बाद कोई एक पर्टिकुलर लाइन चॉइस करके कोई पर्टिकुलर लाइन में अपने को एक्सपर्ट बना लेना। जैसे फ्यूचर में नौकरी मिलेगा तो अच्छा बात है, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा भी उपार्जन कर सकते हैं। तो एक टेंडेंसी में लड़का लड़कियों +2 के बाद और कॉलेज लेवल में जाने के लिए इतना तैयार नहीं है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स में एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोफेशनल कोर्स जितने भी टाइम का हो, 6 महीना से 2, 3, 4 साल का जितने का भी हो, पर्टिकुलर लाइन का ऊपर लड़कियां लड़कियों को कुछ विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नॉट ओनली थियोरिटिकल स्टडी, थियोरिटिकल साथ साथ प्रैक्टिकल का भी कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे वो पर्टिकुलर लाइन में वो कुछ एक्सपर्ट बनकर फ्यूचर में आइदर नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ बिजनेस करके कुछ उपार्जन एकदम श्योर कर सकते हैं। तो यही प्रोफेशनल लाइन में फॉर एग्जांपल नर्सिंग कोर्स, फार्मासिस्ट और ये छोड़कर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आप टेक्निकल लाइन में आएंगे तो ये क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स है जो सभी गवर्नमेंट का नहीं भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी वो चलता है, लेकिन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो यही सब जगह में पर्टिकुलर लाइन का ऊपर एक्सपर्ट बनाने का जो प्रशिक्षण, यही प्रशिक्षण के द्वारा एक लड़का और लड़की इतने एक्सपर्ट अपने को बना लेते हैं जैसे बाद में जाकर वर्किंग फील्ड में वो काम करने के लिए और सफलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत सुविधा होता है। तो ऐसा प्रशिक्षण मतलब पर्टिकुलर ट्रेड का ऊपर कुछ कौशल सिखाया जाता है। कौशल, ये कौशल केवल आजकल का दिन में ही नहीं, पुराना दिन में भी कौशल सीखने का व्यवस्था था और बहुत महत्वपूर्ण सीखना आजकल में और फ्यूचर में भी रहेगा। हम लोग याद कर सकते हैं पुराना दिन में महाभारत में हम लोग देखे हैं और सुने हैं कि कौरव और पांडव का अस्त्र शिक्षा लेने के लिए विशेष व्यवस्था जो हुआ था वो गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास। वो टाइम में गुरुदेव द्रोणाचार्य बहुत बड़ा एक प्रशिक्षक थे जिसके द्वारा अस्त्र चालना का कौशल बहुत बढ़िया से सिखाना संभव हो रहा था। तो आजकल का दिन में भी प्रशिक्षक का संख्या बहुत कम है। ठीक है, सही प्रशिक्षक मिलना इतना आसान नहीं है। तो यही प्रशिक्षण के द्वारा कौशल सीखकर अपने एक ट्रेड का एक्सपर्ट बनना ही प्रोफेशनल लाइन का मेन उद्देश्य है।
तो एक कौशल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेक्निक, ये टेक्निक सभी काम का ही होता है, सभी काम का ही रहता है। तो सोचिए कोई एक मैकेनिकल वर्कशॉप में एक वेल्डर अपने वेल्डिंग का काम करेगा, थोड़ा सा सीख लेने से वेल्डिंग का काम कभी बढ़िया नहीं होता है। सभी वेल्डिंग प्रोसेस का कुछ अलग अलग कौशल रहता है, वही कौशल को सही से सीख कर, टाइम लगेगा, कौशल सीखने का बाद ही वो वेल्डिंग बढ़िया से कर सकते हैं। मतलब स्किल और टेक्निक जिसके पास रहेगा वो वेल्डिंग का क्वालिटी जैसे मेंटेन करेगा, ऐसा मिनिमम खर्चा के द्वारा मिनिमम टाइम के अंदर वो संपूर्ण कर सकते हैं। तो एक वेल्डिंग प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। यही ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस में कोई वेल्डर हाई क्वालिटी वेल्डिंग बनाने के लिए, कम समय के अंदर कम खर्चा में बनाने के लिए उसको कुछ टेक्निक भी सीखना जरूरी पड़ता है। यही टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टेक्निक। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टेक्निक दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक और दूसरे का नाम होता है राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो ये लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का बारे में ही आज हम लोग जानकारी करने के लिए जा रहे हैं। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, पहले इसका डेफिनेशन परिभाषा में हम लोग कहेंगे दी ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेक्निक in which the welding commences at the right hand edge of the welding job and proceeds towards proceed towards the left. The blowpipe flame the incomplete weld and blowpipe will follow the filler. एक्सप्लेन कर रहा हूं। दी ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेक्निक इन व्हिच, मतलब ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेक्निक का जहां पर द वेल्डिंग कमेंसेस एट द राइट हैंड एज ऑफ द वेल्डिंग जॉब एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। वेल्डिंग होने वाला जॉब का दाहिने किनारों से वेल्डिंग शुरू करने पड़ेगा और वेल्डिंग का प्रोग्रेशन रहेगा जॉब का बाएं तरफ। समझिए, वेल्डिंग होने वाला जॉब का दाहिने किनारों पर वेल्डिंग का शुरुआत होना चाहिए और वेल्डिंग आगे बढ़ेगा जॉब का बाएं तरफ। ये पहला। दूसरे शर्त होता है कि द ब्लो पाइप फ्लेम विल बी डायरेक्टेड टू द इनकम्प्लीट वेल्ड। वेल्डिंग चलते समय दाहिने हाथ में जो ब्लो पाइप पकड़े हैं और ब्लो पाइप का ऑरिफिस का सामने जो फ्लेम बने हैं, वेल्डिंग चलते समय वही फ्लेम का दिशा रहेगा इनकम्प्लीट वेल्ड की तरफ। मतलब दाहिने साइड से शुरू करने से जब बाएं साइड हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो दाहिने साइड होगा कंप्लीटेड जॉब, कंप्लीटेड वेल्ड, और लेफ्ट साइड होगा इनकम्प्लीट वेल्ड। तो वेल्डिंग चलते समय वेल्डिंग फ्लेम का दिशा रहेगा इनकम्प्लीट वेल्ड की तरफ एंड ब्लो पाइप विल फॉलो द फिलर रॉड। ब्लो पाइप और फिलर रॉड दोनों ही चलते रहेगा, लेकिन फिलर रॉड सामने चलेगा और ब्लो पाइप उसको फॉलो करते करते पीछे चलेगा। ये तीन शर्त जब हम लोग कोई ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेक्निक में देखेंगे तो वही टेक्निक को नाम दिया जाएगा ऑक्सीएसिटिलीन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। समझ गए? तीन शर्त, जॉब का दाहिने किनारों से शुरू करके बाएं तरफ आगे बढ़ेगा, ब्लो पाइप फ्लेम का दिशा रहेगा इनकम्प्लीट वेल्ड की तरफ, अब तीसरे होता है फिलर रॉड को फॉलो करेगा ब्लो पाइप। तो ऐसा ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेक्निक को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने का है, ये टेक्निक को कभी कभी फॉरवर्ड और फोरहैंड टेक्निक भी कहा जाता है, याद रखिए।
लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक को फॉरवर्ड और फोरहैंड टेक्निक भी कभी कभी कहा जाता है। समझ गए परिभाषा? नेक्स्ट हम लोग आएंगे एज प्रिपरेशन का बारे में। एज प्रिपरेशन जिसका मतलब होता है किनारों प्रस्तुति। तो एज प्रिपरेशन कब जरूरत पड़ता है ना? एज प्रिपरेशन ऐसा एक टर्म जो हमेशा बाट वेल्ड में ही ज्यादा उपयोग होता है, फिलेट वेल्ड में उपयोग कम है। तो जब बाट वेल्ड बनाया जाता है, मेटल का टाइप और मेटल का ध्यान देकर वेल्डिंग करने का पहले किनारों को थोड़ा तैयार कर लेने पड़ता है। यही तैयार करने का विभिन्न प्रकार व्यवस्था है। तो थिकनेस का ऊपर ध्यान देकर ही चॉइस करने पड़ता है कि कौन प्रकार एज प्रिपरेशन होगा। और एज प्रिपरेशन का उद्देश्य क्या है ना? मेन उद्देश्य होता है कि प्रॉपर पेनिट्रेशन मिलना। पेनिट्रेशन जितना बढ़िया मिलेगा, जॉइंट उतने मजबूत होगा। तो इसीलिए यहां पर लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में जब हम लोग कोई वेल्ड बनाने के लिए जाएंगे, मेनली बाट वेल्ड बनाने के लिए जाएंगे, उसका पहले किनारों को प्रस्तुत कर लेने पड़ता है। यही किनारों प्रस्तुति में कौन सा सिस्टम और कौन सा प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे प्रचलित जो धातु जिसको हम लोग सबसे ज्यादा वेल्डिंग करते हैं वो तो है माइल्ड स्टील। तो हम लोग अभी माइल्ड स्टील का ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एज प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। धातु चेंज होने से वो एज प्रिपरेशन का टेक्निक में भी कुछ चेंज आएगा। तो पहले देखिए, अप टू 1.5 मिलीमीटर थिक, मतलब माइल्ड स्टील जब मिनिमम से 1.5 मिलीमीटर थिकनेस की अंदर रहेगा, तब हम लोग को एज प्रिपरेशन करना है फ्लेंज, मतलब फ्लेंजिंग प्रिपरेशन। और उसके द्वारा जो जॉइंट बनाएंगे फ्लेंज्ड बाट जॉइंट विदाउट गैप। फ्लेंज प्रिपरेशन के बारे में आप लोग का आइडिया है, जब शीट का थिकनेस बहुत कम रहता है तब उसको फेस टू फेस बाट जॉइंट बनाने के लिए जाएंगे तो बर्न थ्रू हो जाने का संभावना रहता है। इसको अवॉइड करने के लिए एक विशेष कौशल प्रयोग करके अपटर्न एज को मोड़ दिया जाता है ऊपर तरफ कुछ विधि मानकर, और अपटर्न एज का बीच में जब बाट जॉइंट बनाएंगे तब उसको कहते हैं फ्लेंज्ड बाट जॉइंट। तो फ्लेंज्ड बाट जॉइंट 1.5 मिलीमीटर थिकनेस तक शीट में बनाएंगे, जिसमें सेटिंग करते समय कोई गैप रखेंगे नहीं, विदाउट गैप। हो गया। तो नंबर 2, 1.5 मिलीमीटर से जब अधिक हो जाएगा शीट का थिकनेस अप टू 2 मिलीमीटर, तो यही रेंज में जब जोड़ने वाला मेटल का थिकनेस रहे फ्लेंज प्रिपरेशन करेंगे। और फ्लेंज प्रिपरेशन करने का बाद जब सेटिंग करेंगे तब 1.5 मिलीमीटर गैप रखेंगे। ठीक है, 2 मिलीमीटर थिकनेस तक हो गया। नेक्स्ट 2.0 मिलीमीटर टू 3.0 मिलीमीटर थिकनेस, यही रेंज में जब जोड़ने वाला मेटल का थिकनेस रहेगा तब हम लोग को और फ्लेंजिंग प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। तब हम लोग किनारों को स्क्वायर बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री बनाएंगे। और दोनों किनारों को जोड़ने वाला किनारों को स्क्वायर बनाकर जब बाट जॉइंट बनाएंगे उसका नाम स्क्वायर बाट जॉइंट। और सेटिंग करते समय 1.5 मिलीमीटर गैप रखेंगे, मतलब रूट गैप। ठीक है, 3 मिलीमीटर थिकनेस तक स्क्वायर बाट जॉइंट विथ 1.5 मिलीमीटर रूट गैप। नेक्स्ट 3 मिलीमीटर से अधिक जब होगा मेटल का थिकनेस अप टू 5 मिलीमीटर, तो जोड़ने वाला मेटल किनारों को स्क्वायर रखने से पूरा पेनिट्रेशन उपलब्ध होना संभव नहीं होगा। तब हम लोग को पूरा पेनिट्रेशन के लिए सिंगल भी बनाने पड़ेगा, मतलब दोनों एज को भी प्रिपरेशन करने पड़ेगा। इसमें इंक्लूडेड एंगल होगा 80 डिग्री। समझ गए? और सेटिंग करते समय मिनिमम 1.5 से मैक्सिमम 2 मिलीमीटर रूट गैप हम लोग को रखने पड़ेगा। समझ गए? तो एज प्रिपरेशन ऐसा हुआ अप टू 1.5 मिलीमीटर फ्लेंज बाट जॉइंट विदाउट गैप, 1.5 से 2 मिलीमीटर फ्लेंज बाट जॉइंट विथ 1.5 मिलीमीटर गैप, देन 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर स्क्वायर बाट जॉइंट विथ 1.5 मिलीमीटर गैप, और 3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर थिकनेस में सिंगल भी बनाने पड़ेगा 80 डिग्री इंक्लूडेड एंगल का, और रूट गैप रखने पड़ेगा 1.5 टू 2 मिलीमीटर। समझ गए? और माइल्ड स्टील प्लेट जब 5 मिलीमीटर से अधिक
आएगा वेल्डिंग होने के लिए, बट ज्वाइंट करेंगे तब हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में, और नहीं करेंगे उसको हम लोग राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में लेके चलते जाएंगे, उसमें ही सुविधा होगा ज्यादा। ठीक है, एजुकेशन क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मेथड का बारे में। हम लोग जो कौशल का बात बता रहे थे, जो कौशल सीखने के लिए आए हैं कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग टेक्निक में हम लोग को कैसा कौशल प्रयोग करने से हाई क्वालिटी वेल्ड विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम टाइम ये कर सकते हैं। तो ये होता है मेथड। ये मेथड बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, मेथड में एक एक पॉइंट में एक एक विशेषता का बात कहा गया जो हम लोग को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, welding is started at the right hand edge of the job and proceed towards the left। परिभाषा सही जानकारी हुआ, वेल्डिंग का काम शुरू करने की और आगे बढ़ना है, मतलब वेल्ड प्रोग्रेशन रहेगा लेफ्ट साइड की तरफ। दूसरे विशेषता, द एंगल ऑफ ब्लो पाइप is 60 degree to 70 degree with the weld line। दाहिने हाथ में हमेशा ब्लो पाइप रहता है। वेल्डिंग चलते समय प्रोग्रेशन एंगल जो होगा किसके साथ, ब्लो पाइप के साथ नियरेस्ट वेल्ड लाइन का। दाहिने हाथ में हम लोग ब्लो पाइप पकड़े तो दाहिने साइड का जो वेल्ड लाइन है उसके साथ एंगल मेंटेन करने पड़ेगा 60 डिग्री टू 70 डिग्री। इसको याद रख के काम करना है। नंबर 3, the angle of filler rod is 30 degree to 40 degree with the weld line। बाएं हाथ में हमेशा फिलर रॉड होता है वेल्डर का। यही फिलर रॉड लेफ्ट साइड का वेल्ड लाइन के साथ 30 से 40 डिग्री एंगल मेंटेन करने पड़ेगा। यही एंगल मेंटेन नहीं करने से वेल्ड का क्वालिटी मेंटेन करना, स्मूथनेस मेंटेन करना दिक्कत होगा, ऐसा कि फिलर रॉड बार बार जॉब के साथ सट जा सकते हैं। इसीलिए इसको ध्यान रखना चाहिए वेल्डिंग करते समय। नंबर 4, द वेल्डिंग फ्लेम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इनकम्प्लीट वेल्ड। परिभाषा में ही कहे थे कंप्लीटेड वेल्ड, इनकम्प्लीट वेल्ड। लेफ्टवर्ड टेक्निक में वेल्डिंग करते समय दाहिने तरफ कंप्लीटेड वेल्ड, लेफ्ट साइड में इनकम्प्लीट वेल्ड होता है। तो वेल्डिंग चलते समय ब्लो पाइप का फ्लेम कौन दिशा सूचित करेगा, ना इनकम्प्लीट वेल्ड का। ठीक है। नंबर 5, द ब्लो पाइप इज गिवन ए सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेल्डिंग चलते समय दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ ब्लो पाइप को एक मोशन लगातार देने पड़ेगा। ये मोशन नहीं देने से वेल्डिंग का काम क्वालिटी पूर्वक। कौन सा मोशन, ना वो हो सकता है सर्कुलर मोशन, छोटा सा सर्कल का माफिक आपको घुमाने पड़ेगा, और साइड टू साइड मोशन भी चल सकता है, बट सर्कुलर मोशन इज बेटर। बीड का स्मूथनेस मेंटेन करने के लिए, बीड का ऊपर बढ़िया रिपल बनाने के लिए, इसके साथ साथ मेन जो उद्देश्य जोड़ने वाला मेटल का दो किनारों को बढ़िया से पिघलने के लिए, बराबर पिघलने के लिए ये मोशन जरूरी है। समझिए, आइदर सर्कुलर मोशन और साइड टू साइड मोशन। ठीक है, तो यही मोशन मेंटेन करने पड़ेगा। किस लिए, टू ऑब्टेन इवन फ्यूजन ऑन ईच साइड ऑफ वेल्ड। दो मेटल का जोड़ने वाला दो किनारों जैसे बराबर पिघलेगा, बराबर नहीं पिघलेगा तो जॉइंट का मजबूती भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों एक जैसे बराबर पिघलेगा, इसलिए आइदर सर्कुलर मोशन और साइड टू साइड मोशन जरूर ब्लो पाइप को देने पड़ेगा वेल्डिंग करते समय। नेक्स्ट पॉइंट, द फिलर रॉड इज एडेड इन द मोल्टेन पूल। फिलर रॉड जो बाएं हाथ में पकड़े हैं वो क्या करेगा, ना सप्लाई द वेल्ड मेटल इनटू द वेल्ड। वेल्ड की अंदर में वेल्ड मेटल जो बाहर से नहीं देने से जॉइंट संपूर्ण नहीं होगा। मतलब फीलिंग जो करना चाहिए, बाहर से सप्लाई देना चाहिए, तो फिलर रॉड वो काम कर सकते हैं, लेकिन फिलर रॉड को जैसा भी हो देने से होगा नहीं। इसमें एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्या, ना फिलर रॉड को कभी इनर कोन का
नीचे नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, इसको फॉलो करना चाहिए वेल्डिंग करते समय, नहीं तो वेल्डिंग होगा ही नहीं। इनर कोन जो होता है फ्लेम का, इनर कोन का सीधी नीचे हम लोग फिलर रॉड को डाल देंगे तो हम लोग का बेस मेटल का ऊपर में जो फ्यूजन जोन है वो फ्यूजन जोन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जब सूरज गगन में रहता है हम लोग के पास धूप पहुंचता है, मतलब लाइट और हीट दोनों ही आता है। लेकिन ये दोनों का बीच में जब बादल आ जाता है तो क्या होता है? सूरज है ऊपर में, नीचे हम लोग धरती पर है, तो बीच में बादल आएगा तो हम लोग का ऊपर ना लाइट आएगा ना हीट। ठीक है, तो वेल्डिंग करते समय ब्लो पाइप का जो फ्लेम में जो इनार कोन, वो इनार कोन फेंकना चाहिए बेस मेटल का किनारों का ऊपर। लेकिन कोई किनारों का ऊपर नहीं फेंक कर जब बीच में हम लोग फिलर रॉड डाल देंगे तो फिलर रॉड बादल का माफिक वो हीट को कवर कर देता है, तो बेस मेटल को हीट पूरा मात्रा में लगेगा नहीं, तो बेस मेटल पिघलेगा नहीं, और बेस मेटल नहीं पिघलेगा मतलब वेल्डिंग कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए वेल्डिंग करते समय एक कौशल ध्यान रखना चाहिए, जैसे इनर कोन का नीचे फिलर रॉड को भी, तो फिलर रॉड कैसे जाएगा? कौशल होता है, फिलर रॉड जाएगा जो मोल्टेन पूल है, लगभग सर्कुलर शेप का है, उस सर्कुलर मोल्टेन पूल का सेंटर में ये फिलर रॉड का टिप को डुबा देने पड़ेगा। डुबा देने से ही वो तुरंत पिघल कर वहां डिपोजिट हो जाएगा। समझ गए? फिलर रॉड को जो सर्कुलर मोल्टेन पूल है, मोल्टेन पूल का सेंटर में थोड़ा डुबा देने से ही वो डिपोजिट हो जाएगा पिघल कर, और इनर कोन का डायरेक्ट हीट पहुंचेगा बेस मेटल का ऊपर, जो मोल्टेन पूल लगातार मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो नंबर 6 पॉइंट, द फिलर रॉड इज एडेड इन द मोल्टेन पूल बाय ए पिस्टन लाइक मोशन। पिस्टन लाइक मोशन मतलब इंजन का पिस्टन जैसा काम करता है, एक बार जाता है धक्का मारता है फिर वापस आता है, फिर निर्दिष्ट समय की बाद जाकर फिर उसमें धक्का लगाता है। तो एक फिलर रॉड का टिप भी ऐसा होगा, मोल्टेन पूल का सेंटर में एक बार डूबकर फिर पीछे आ जाएगा पिस्टन का माफिक, फिर निर्दिष्ट समय के बाद फिर जाएगा वहां पर डूबने के लिए, फिर वापस आएगा। इसको कहा जाता है पिस्टन लाइक मोशन। ये किस लिए है? एंड ये एक्चुअली वेल्डिंग का काम सही से होने के लिए, क्वालिटी बनने के लिए। इसमें और एक बात कहा, नॉट मेल्टेड ऑफ बाय द फ्लेम इटसेल्फ, मतलब फिलर रॉड को कभी फ्लेम के द्वारा डायरेक्टली मेल्ट करने का प्रयास नहीं लेना चाहिए, वेल्डिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो समझ गए मेन कौशल जो है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का, वो हम लोग डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक को, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का एप्लीकेशन का प्रयोग, इसको जो हम लोग उपयोग करेंगे, कहां कहां उपयोग करेंगे, क्योंकि वो कहीं भी उपयोग कर देंगे तो क्वालिटी नहीं हो सकता है। इसका कुछ एरिया है जो यही एरिया में ही ये टेक्निक को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, माइल्ड स्टील प्रोडक्शन का वर्क में, मैकेनिकल वर्क में प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो ए माइल्ड स्टील अप टू 5 मिलीमीटर थिकनेस, एमएस को हम लोग को गैस वेल्डिंग करने पड़ेगा, तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग के द्वारा हम लोग केवल 5 मिलीमीटर थिकनेस तक मेटल में ही इसको प्रयोग करेंगे। 5 से अधिक हो जाएगा, 5 मिलीमीटर से अधिक थिकनेस होगा तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक और वहां इतना बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा, तब राइटवर्ड टेक्निक में जाना ही अच्छा होगा। नंबर 2, सुइटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल एल्यूमिनियम, कॉपर, एलॉय टाइप ब्रास, ये सब मेटल और एलॉय में हम लोग गैस वेल्डिंग करेंगे, तो थिकनेस जो भी हो हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक उपयोग करेंगे, सुइटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल। ठीक है। नंबर 3, सुइटेबल फॉर कास्ट आयरन वेल्डिंग। कास्ट आयरन फेरस मेटल है, लेकिन अदर फेरस मेटल के साथ इसका फर्क इतना है कि फेरस मेटल के अंदर में सबसे कम मेल्टिंग टेम्परेचर वाला होता है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन को हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे गैस वेल्डिंग के द्वारा, थिकनेस
हम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा ही वेल्डिंग करेंगे। नंबर 4, इट इज इजी फॉर द बिगिनर, जो लोग नया सीखने के लिए आए हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, वो लोग को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा ही वेल्डिंग सिखाया जाता है। सीखने का बाद राइटवर्ड कर सकते हैं, लेकिन राइटवर्ड के द्वारा शुरुआत नहीं किया जाता है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक होता है इजी मेथड, इसीलिए इसके द्वारा ही सीखने वालों के पास ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिखाया जाता है। नंबर 5, सुइटेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड जॉब। सभी जॉब आसान पूर्वक वेल्डिंग नहीं होता है, विभिन्न प्रकार कॉम्प्लिकेटेड जॉब भी कभी कभी आता है जिसको बहुत मुश्किल है। डिफरेंट परिस्थिति में उसको हम लोग सोचते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, बहुत मुश्किल है, तो यही सब जॉब में कभी राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक प्रयोग नहीं होता है, लेफ्टवर्ड टेक्निक के द्वारा ही उसको करने का प्रयास लिया जाता है। लास्ट होता है कि यूजफुल फॉर थिनर मेटल। जितने पतले मेटल होगा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक ही उसका उपयुक्त होगा। बता सकते हैं आप क्यों? ना, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप फ्लेम का दिशा रहता है इनकम्प्लीट वेल्ड की तरफ। इनकम्प्लीट वेल्ड की तरफ दिशा रहने के कारण फ्लेम का हीट ज्यादा बाहर में बर्बाद और नष्ट हो जाता है, मतलब वातावरण में लॉस हो जाता है। मेटल के अंदर में हीट इनपुट कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए जो सब मेटल में हीट इनपुट कम करना चाहिए, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, जैसा हम लोग बोले कास्ट आयरन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मेटल एंड एलॉय, तो ये सब का मेल्टिंग टेम्परेचर भी कम होता है और ज्यादा हीट संभालने का कैपेसिटी भी नहीं रहता है। तो ये सब मटेरियल और एलॉय को वेल्डिंग करना, और थिनर मेटल मतलब जिसमें ज्यादा हीट जरूरत नहीं है, तो यही सब मेटल को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग करना सुविधा होता है, क्योंकि हीट जितना कम संभव बेस मेटल के अंदर में इनपुट कराना यहाँ पर संभव है। ठीक है, जहां पर हीट अधिक देने का जरूरत है वो हम लोग जरूर राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में जाएंगे। समझ गए? तो हो गया एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एडवांटेजेस ऑफ लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक लाभ, तो लाभ का हिसाब में हम लोग पहले कहेंगे कि थिन शीट्स ऑफ फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इजीली। हम लोग देख लिए कि फ्लेम के द्वारा पैदा हुआ हीट का ज्यादा भाग वातावरण में लॉस होता है, मेटल के अंदर में कम हीट इनपुट होता है, इसीलिए थिनर मेटल एमएस हो और अदर कोई भी कुछ भी मेटल हो, सभी को थिनर मेटल को वेल्डिंग करने के लिए ये टेक्निक बहुत आसान है। नंबर 2, ऑल थिकनेस ऑफ सीआई एंड नॉन फेरस मेटल्स कैन बी वेल्डेड। कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल का थिकनेस जितना भी हो, कम हो और ज्यादा हो, ये लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग करने का सुविधा है। नंबर 3, स्मूथनेस ऑफ वेल्ड बीड इज मेंटेन। वेल्ड बीड का जो स्मूथनेस मतलब सरफेस का जो स्मूथनेस, यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म हाइट विथ प्रॉपर रिपल, ये होता है स्मूथनेस। तो यही स्मूथनेस मेंटेन करना लेफ्टवर्ड टेक्निक में आसान है। बाद में हम लोग देखेंगे राइटवर्ड टेक्निक में इतने आसान नहीं है, क्योंकि हीट इनपुट कम होता है। फिर ब्लो पाइप को जो हम लोग सर्कुलर मोशन देते हैं उसके द्वारा बढ़िया रिपल सरफेस का ऊपर बन जाता है, तो इसीलिए स्मूथनेस मेंटेन करने के लिए लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक अच्छा है। तो ये 3 होता है हम लोग का लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का एडवांटेज। तो ये एडवांटेज का साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, देखेंगे अभी लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में welding speed is less in LWT than RWT. LWT means leftward technique, RWT means rightward welding technique. तो राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का साथ कंपेयर करने से लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का स्पीड कम होता है। तो कम होने से हानि क्या है? हाँ, कम होने से तो जरूर हानि है। आजकल का एक
कंपटीशन का दुनिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, ये बहुत जरूरी है। तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में बेस मेटल के अंदर हीट इनपुट कम हो जाने के कारण स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड कम हो जाना ये एक डिसएडवांटेज है। नंबर 2, गैस कंजम्पशन इज मोर, गैस का खर्चा अधिक। तो कोई एक निर्दिष्ट लंबाई का मेटल को वेल्डिंग करना पड़ेगा। सोचिए 100 मिलीमीटर लेंथ का एक मेटल, इसमें बार जॉइंट हम लोग बना रहे हैं, तो हीट ज्यादा लेफ्टवर्ड टेक्निक में लॉस हो जाएगा, कम इनपुट होगा, प्रोसेस स्लो होने के दौरान टाइम लग जाएगा, क्योंकि 100 मिलीमीटर तो हमको वेल्डिंग करके कंप्लीट करना है। तो जितने ज्यादा टाइम लगेगा फ्लेम उतना टाइम जलेगा, फ्लेम जितने ज्यादा टाइम जलेगा गैस का खर्चा भी उतना ज्यादा होगा। तो गैस कंजम्पशन इज मोर, किस लिए ना, ड्यू टू लेस स्पीड इन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। देन नंबर 3, डिस्टॉर्शन ऑकर्ड मोर, मतलब राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक और अदर वेल्डिंग प्रोसेस का साथ कंपेयर करने से डिस्टॉर्शन यहां काफी होता है। क्यों ना, डिस्टॉर्शन कितने कम और ज्यादा होगा वो मेनली डिपेंड करता है जो वेल्डिंग टाइम कितना है, मतलब मेटल की अंदर में हीट इनपुट कंडीशन में लगातार कितने टाइम रहा था। तो जितने ज्यादा टाइम बेस मेटल के अंदर में हीट इनपुट रहेगा उसका अंदर में हीट इफेक्टेड जोन इतना बड़ा होगा, और हीट इफेक्टेड जोन जितना बड़ा होगा अंदर का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी अनइक्वल होगा, और अनइक्वल होने से डिस्टॉर्शन तो बढ़ेगा। इसीलिए लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग करने से वेल्डेड जॉइंट पर डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होता है, ये तो जरूर डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट नंबर 4, थिकर प्लेट कैन नॉट बी वेल्डेड सैटिस्फैक्टरीली। माइल्ड स्टील में देखिए 5 मिलीमीटर का अधिक थिकनेस, मतलब हम लोग राइटवर्ड में चले जाते हैं। तो थिकनेस जब ज्यादा होगा तब हीट का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, और वही हीट वेल्डिंग फ्लेम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादा हीट वातावरण में लॉस हो जा रहा है। तो इसीलिए थिकर प्लेट सफलतापूर्वक वेल्डिंग करना लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में होता ही नहीं। देन नंबर 5, लेस पेनिट्रेशन ऑकर्ड। पेनिट्रेशन वेल्डर के पास एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। पेनिट्रेशन मतलब द डेप्थ ऑफ फ्यूजन इन द वेल्ड इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। कोई वेल्ड जॉइंट बनाते समय कोई मोल्टेन पुल कितने गहरा तक फ्यूजन हुआ, वही होता है उसका पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब पूरा थिकनेस को भेद करके चला जाएगा तो पेनिट्रेशन सबसे अच्छा है। यही पेनिट्रेशन जितने कम होगा जॉइंट का मजबूती भी उतना कम होगा। तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में काफी तो मेटल के अंदर काफी हीट इनपुट नहीं होता है, तो हीट इनपुट अधिक नहीं होने से पेनिट्रेशन अधिक कैसे होगा, और पेनिट्रेशन पूरा नहीं होगा मतलब जॉइंट का मजबूती भी कम होगा, तो ये भी डिसएडवांटेज में आएगा, लेस पेनिट्रेशन होगा। तो आप लोग देखें डिसएडवांटेज में क्या क्या आया ना, इसका स्पीड कम है राइटवर्ड का मुताबिक से, इसका गैस कंजम्पशन अधिक है, डिस्टॉर्शन काफी मात्रा में होता है, थिकर प्लेट को सफलतापूर्वक वेल्डिंग करना संभव नहीं होता है, और पेनिट्रेशन कम आता है। ये सभी डिसएडवांटेज के अंदर आता है। तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में हम लोग अभी चर्चा किए डेफिनेशन, देन एज प्रिपरेशन, देन मेथड, देन एप्लीकेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये जो डिस्कशन के द्वारा लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक जो ऑक्सीडेशन वेल्डिंग टेक्निक में उपयोग होता है अप टू 5 मिलीमीटर थिकनेस तक माइल्ड स्टील प्लेट और कुछ भी थिकनेस का कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल, उसका कौशल, उसका लाभ, उसका हानि, उसका उपयोग का बारे में आप लोग का जरूर कुछ आइडिया हो गया, और थोड़ा पढ़ाई करने से वो याद हो रहेगा, और प्रैक्टिकल करते समय इसको उपयोग करने का कोशिश कीजिए, जैसे कौशल सीखकर पूरा मात्रा में उसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। तो ये पार्ट का ऊपर कुछ असाइनमेंट बनाए हैं, आप लोग देखिए। असाइनमेंट 1 में चूज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन है,
Number 1, in leftward welding technique, the angle of blowpipe with the weld line should be, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप का एंगल वेल्ड लाइन का साथ रखना उचित है। टू 40 टू 50, 60 टू 70, 80 टू 90। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, जरूर आप लोग सही आंसर पसंद कर सकते हैं। नंबर 2, mild steel up to 10 millimeter thickness can be successfully butt welded by leftward welding technique। माइल्ड स्टील सर्वाधिक कितने मिलीमीटर थिकनेस तक लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा सफलतापूर्वक वेल्डिंग कर सकते हैं? 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, मतलब सर्वाधिक कितने थिकनेस तक, वो आंसर पसंद करना है। नंबर 3, इन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक द ब्लो पाइप इज गिवन ए डैश मोशन। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में काम करते समय ब्लो पाइप को जो मोशन दिया जाता है वो कौन प्रकार मोशन है? अप एंड डाउन मोशन, सर्कुलर मोशन, पिस्टन मोशन, लूप मोशन। सही आंसर चूज करना है। नंबर 4, this thickness of cast iron and non-ferrous metals can be welded by leftward welding technique। मतलब नॉन फेरस मेटल और कास्ट आयरन कितने थिकनेस तक और कितने थिकनेस का कास्ट आयरन और वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है? ऑप्शन है 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और होता है एनी मतलब कुछ भी थिकनेस। सही आंसर यहां से चूज करना है। नंबर 5, which one of the following is not the disadvantage of leftward welding technique? थोड़ा पहले ही हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में बात किए, तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है ABCD में, कौन सा स्टेटमेंट लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का डिसएडवांटेज के अंदर नहीं आता है? नंबर ए, वेल्डिंग स्पीड इज लेस देन RWT। राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का हिसाब से इसका स्पीड कम रहता है। गैस कंजम्पशन इज मोर, गैस का खर्चा अधिक होता है। डिस्टोर्शन ऑकर्ड लेस, डिस्टोर्शन कम होता है। और लेस पेनिट्रेशन ऑकर्ड, पेनिट्रेशन कम उपलब्ध होता है। कौन सा स्टेटमेंट लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का बारे में डिसएडवांटेज में नहीं आता है, वो पॉइंट आउट करना है। देन नंबर 6, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड डैश टेक्निक। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक को दूसरे क्या नाम में कहा जाता है? स्मार्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, लेटेस्ट। कौन सा नाम सही होगा? मतलब लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का दूसरे नाम क्या होता है? हो गया असाइनमेंट 1। नेक्स्ट हम लोग असाइनमेंट 2 पर आएंगे। असाइनमेंट 2 में टाइप जो क्वेश्चन 1 नंबर में है, देखिए, इन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक पर हाउ द एजेस ऑफ MS प्लेट आर प्रिपेयर्ड फॉर बट जॉइंट। माइल्ड स्टील प्लेट में बट जॉइंट बनाने पड़ेगा, तो एज प्रिपरेशन का पद्धति कैसा है? हम लोग वास्टली डिस्कशन किए, या अप टू 1.5 मिलीमीटर, देन 1.5 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, 2 से 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, कौन थिकनेस में का एज प्रिपरेशन होना चाहिए वो लिखने पड़ेगा। नंबर 2A, why a circular or side to side motion is given to the blow pipe in LWT। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप को आइदर सर्कुलर और साइड टू साइड मोशन क्यों दिया जाता है, ये भी हम लोग चर्चा किए। ठीक है, क्या लाभ उठाने के लिए हम लोग साइड टू साइड मोशन और सर्कुलर मोशन ब्लो पाइप को देते हैं। 2B, how much angle of filler rod with the weld line should be maintained in LWT। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में फिलर रॉड के साथ वेल्ड लाइन का कितना एंगल मेंटेन करना जरूरी है? ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3A, what will be happen if the filler rod is melted off by the flame itself। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग करते समय
फिलर रॉड को फ्लेम का नीचे सीधी लेकर जाएंगे, मतलब फ्लेम के द्वारा फिलर रॉड को मेल्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट और प्रभाव क्या होगा। नंबर 3B, what type of motion is given to the filler rod in LWT? लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में फिलर रॉड को कैसा मोशन दिया जाता है। नेक्स्ट, why thinner metals are successfully welded by LWT? एडवांटेज में हम लोग देखें थिनर मेटल LWT के द्वारा सक्सेसफुली वेल्डिंग होता है, इसका कारण क्या है वो बताना पड़ेगा। नंबर 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ LWT? लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का लाभ क्या क्या है वो लिखना है, समझ गए। तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का जो कौशल और उसका बारे में कुछ असाइनमेंट का बारे में एक क्लास में हम लोग बात किए, तो हमको लग रहा है कि लेफ्ट वेल्डिंग टेक्निक का बारे में जरूर आप लोग का कुछ नॉलेज बन गया। इसको और बढ़ाने का कोशिश कीजिए, इसको पढ़ाई कीजिए, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में उपयोग करने का कोशिश कीजिए, जरूर ये आप लोग को मदद करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास यहाँ तक। सबको हमारा तरफ से धन्यवाद।